वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेकेंड वन बेटा जो आपको है वो लेक्चर कंप्लीट देखना है और कंप्लीट देखने के बाद में जो है आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उसके नोट्स बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको दिया हुआ जो मैटर है वो अच्छी तरह समझ में आएगा और अगर चीज़ समझ में आती है तो एक लंबे समय तक जो है वो अपने दिमाग में रहती है। तो जब आप रिवाइज़ करते हैं उस चीज़ को तो ईजिली जो है वो अपने को जितना भी मैटर है वो सारा प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो आप पहले कंप्लीट को पूरा वीडियो देखें, उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाएं। तो अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं बेटा। इसके अंदर जो है आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स नहीं, अपनी जो है वो रासायनिक साम्य का। इस चीज़ के बारे में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स को बाद में देखेंगे, उसका थोड़ा अलग है, वो अपने जैसे सीनियर लेवल से रिलेटेड पोर्शन है। ये जो रासायनिक साम्य वाला चैप्टर ये अपना 11th का पोर्शन है, प्लस जेट में ICAR BHU में आपके IIT नीट JEE में इनमें ज़्यादा आता है। फोकसली 11th का जो है वो मेन पोर्शन अपना बेसिक हिस्सा है। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक साम्य। इसके बारे में बात करेंगे और इसका जनरल इंट्रोडक्शन है जो भी है अपने पास। रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ बात जो आती है वो आती है रासायनिक अभिक्रिया। इसमें हेडिंग अपने पास है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया जो है वो बेटा जब भी कोई भी पदार्थ अपनी स्टेज चेंज करता है, अपनी अवस्था चेंज करता है, और पहले क्या था जब आपने शुरू में देखा तो वो क्या था, और बाद में जो है कुछ समय बाद में उसकी स्थिति कैसी है, वो जो प्रोसीजर है जिसमें उसकी अवस्थाएं चेंज होती हैं, इसके अलावा उसके भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, वो सारा प्रोसीजर कहलाता है आपका रासायनिक अभिक्रिया। कि आपने प्रारंभ में क्या लिया और कुछ समय बाद में जो है आपको क्या मिला। जो आपने प्रारंभ में लिया उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है, जो आपने बाद में देखा उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है, वो प्रॉपर्टीज जो है यानी भौतिक और रासायनिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो आती है आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसी भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो है वो अभिकारकों व उत्पादों में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, किसी भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान अभिकारकों व उत्पादों में होने वाला या अभिकारकों का उत्पादों में जब परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के दौरान क्या क्या चेंजेस देखने को मिले वो प्रक्रम कहलाता है आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आप इसे किस रूप में परिभाषित कर सकते हो? इसे लिखा जा सकता है किसी रासायनिक परिवर्तन के दौरान, किसी रासायनिक परिवर्तन के दौरान अभिकारकों व उत्पादों का सांकेतिक प्रदर्शन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो अभिकारकों व उत्पादों का सांकेतिक प्रदर्शन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे आपने दूध लिया, दूध के बाद में जो है उसमें आपने जो है वो खटाई डाली तो या जामन डाला तो उससे क्या बन गया? दही बन गया। तो दूध के भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या है, उसके बाद में आपके दही के भौतिक रासायनिक गुणधर्म क्या है, वो प्रॉपर्टीज। ठीक है, उनका अध्ययन, उनका सांकेतिक निरूपण या प्रदर्शन जो है वो क्या कहलाता है? आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं की टाइप्स आती हैं, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन है, जानकारी होनी चाहिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। मेन हिस्सा अपना जो है वो अब शुरू होता है, वो होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप से। तो अपनी अगली हेडिंग होगी वो होगी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है,
थ्योरेटिकल हिस्सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्वेश्चन में बहुत काम में आता है और काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इससे रिलेटेड। ट्रू और फॉल्स के भी हो सकते हैं, अदर सीधे सिंपल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी इसमें घुमाया जा सकता है। तो अपने को इस चीज़ की बेसिकली इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अपन इग्नोर कर देते हैं कि तो क्या है, सिंपल चीज़ है। बाकी जल्दीबाजी में यहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक बच्चे करते हैं इस जगह, तो आपको थोड़ा ये ध्यान से इसको समझना है, तो ये आगे के पोर्शन में काम आएगा, आगे की चीज़ समझने में काम आएगी। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें तो इसमें अपने पास जो है वो कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप में देखेंगे, फिर उन टाइप के अंदर उनके अलग अलग वर्गीकरण हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले जो बात की जाएगी, इसका पहला जो प्रकार है वो है भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर। अब भौतिक अवस्था के आधार पर जो है वो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं कितने भागों में बांटा हुआ है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा हुआ है। पहला बेटा, इसमें दो कॉलम बनाएंगे अपन सीधे सीधे। एक तो होगी भौतिक अभिक्रिया, सॉरी भौतिक नहीं, इसको यूं भी कह सकता हूं मैं, समांगी और विषमांगी, सॉरी भौतिक नहीं, समांगी अभिक्रिया। और दूसरी होगी आपकी विषमांगी अभिक्रिया। विषमांगी अभिक्रिया। अब समांगी और विषमांगी अभिक्रिया ये इनके टाइप हैं, ए और बी। किसके आधार पे है? भौतिक अवस्था के आधार पे। समांगी क्या है और विषमांगी क्या है? तो समांगी अभिक्रिया की बात की जाए तो इनके नाम में ही इनका अर्थ है। समांगी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर आपका जो अभिकारक है और जो आपका उत्पाद है वो दोनों क्या होंगे? समांगी, समान, यानी एक जैसी अवस्था के अंदर होंगे। जैसे भौतिक अवस्था कितनी होती है अपने? भौतिक अवस्था अमूमन जो है वो सामान्यतया कितनी पढ़ते हैं अपन? 3 पढ़ते हैं, और वैसे होती कितनी है? 5 होती हैं। ठीक है, तो मैं उन 5 का डिस्कस नहीं करूंगा, या फिर उन 5 के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं जो अपन सामान्यतः पढ़ते हैं किसी भी चीज़ के अध्ययन के लिए, केवल उनकी बात करूंगा। तो अपने पास भौतिक अवस्था जो है वो 3 है मुख्यतः, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, सॉलिड है आपकी, लिक्विड है और गैस कंडीशन है। ये 3 भौतिक अवस्थाएं अपने पास मौजूद हैं। इन 3 भौतिक अवस्थाओं के आधार पर अभिक्रिया का टाइप जो हो गया वो हो गया अपने समांगी और विषमांगी। तो समांगी अभिक्रिया में क्या होगा? समांगी अभिक्रिया के अंदर जो आपका अभिकारक है और जो आपका उत्पाद बन रहा है, वो अभिकारक और उत्पाद जो है वो एक ही जैसी अवस्था में होंगे। जैसे अगर आपका अभिकारक ठोस में है तो उत्पाद भी ठोस में होगा, आपका अभिकारक लिक्विड है तो आपका जो उत्पाद है वो भी लिक्विड होगा, अगर अभिकारक आपका जो है वो गैस है तो आपका प्रोडक्ट भी क्या होगा? गैस होगा। इसके अंदर अगर आपने कोई कैटलिस्ट काम में लिया है, अभिक्रिया के दौरान जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है, अभिकारक उत्पाद में बदलेगा, और उस दौरान अगर आपने कोई कैटलिस्ट काम में लिया, उत्प्रेरक काम में लिया है, और वो उत्प्रेरक भी अगर समान अवस्था में होना चाहिए। कब? जब अभिक्रिया किस टाइप की हो? समांगी की, यानी आपका अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद ये तीनों एक जैसी अवस्था के अंदर हो, एक ही अवस्था में हो, तो वो कहलाता आपका समांगी माध्यम, समांगी अभिक्रिया। तो इसमें कहा जा सकता है समांगी अभिक्रिया के लिए ऐसी अभिक्रियाएं, जिनमें अभिकारक कौमा उत्पाद तथा उत्प्रेरक एक जैसी अवस्था में हो, एक जैसी अवस्था में हो, समांगी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक जो है वो एक ही जैसी अवस्था में, एक जैसी अवस्था के अंदर हो, वो कहलाएंगी आपकी समांगी अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, इसका एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया इसमें आपका
H2 प्लस Cl2, ठीक है। H2 ले लो या Cl2 ले लो, या इसके अंदर जैसे चेंज कर लो, अगर आप ये ना लेकर दूसरा इसमें ले सकते हैं। दूसरा ले हूँ, इसके अंदर मैंने लिया, वो लिया हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन की क्रिया या ये ले लो I2 से करवाई आपने, ये अपने सिलेबस के अनुसार लें, I2 से करवाई, तो इससे बनता है 2HI। ये अपने पास अभिक्रिया है। अब इसके अंदर जो है वो H2 गैस अवस्था में है, I2 गैस अवस्था में हो, और HI ये आपकी गैस अवस्था में हो, या इनको जो है वो लिक्विड अवस्था में बना लिया जाए, समझ रहे हो बात। या फिर इसके अंदर दूसरा, जैसे इसको अगर मैं चेंज करूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ऊपर एग्जाम्पल लें इसका, इस चीज़ को मैं रब कर रहा हूं। ये आपने नोट कर लिया होगा, या इसको यूँ ले लो N2, ये गैस है, थ्राइज H2 ये गैस है, और इससे बनता है आपका 2NH3 ये गैस है। तो इसमें सारे के सारे जो हैं आपके अभिकारक और उत्पाद सब तीनों किस अवस्था के अंदर हैं, तीनों गैस अवस्था के अंदर हैं। तो एक जैसी अवस्था अभिकारकों भी गैस अवस्था है और उत्पादों की भी क्या है, गैस अवस्था है। तो वो माध्यम कैसा हो गया आपका, समांगी। विषमांगी की बात करूं तो विषमांगी में क्या होगा, विषमांगी के अंदर इसमें उल्टा हो जाएगा, जिसमें क्या था, समानता। विषमांगी में होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न, जिसमें आपका अभिकारक, उत्पाद, या अगर उसमें कोई उत्प्रेरक उपस्थित है तो उत्प्रेरक। तो इनकी जब अवस्थाएं जो हैं, किसी एक की भी अवस्था जो है वो भिन्न भिन्न होती है, वो कहलाता है विषमांगी अभिक्रिया। जैसे मान लो कि आपका अभिकारक और उत्पाद इन दोनों की अवस्था सेम है, कि अभिकारक भी गैस है, उत्पाद भी गैस है, लेकिन इस अभिक्रिया में प्रयुक्त अगर कोई उत्प्रेरक है और वो ठोस अवस्था में है, ठोस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, तो यहाँ उत्प्रेरक की अवस्था भिन्न हो गई लेकिन अभिकारक उत्पाद की एक हो गई, तो भिन्न तो हो गया। अब जब ये एक की भी अवस्था भिन्न हो जाती है तो उस अभिक्रिया को किस में रखा जाता है, विषमांगी में। हो सकता है तीनों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो, आपने शुरू में गैस ली, बाद में आपके द्रव बनता है, आपने शुरू में गैस लिया, आपके बाद में ठोस बनता है, या आपने द्रव लिया उसके बाद में ठोस बनता है, ठीक है। उत्प्रेरक गैस अवस्था में है, इन तीनों की कंडीशन भी भिन्न भिन्न हो सकती है, किन्हीं दो की समान और एक की भिन्न हो सकती है। तो कुल मिला के जहाँ भिन्नता आपको दिख गई वो अभिक्रिया किस अभिक्रिया में जाएगी, विषमांगी अभिक्रिया में। तो इसके लिए कथन दिया जा सकता है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक, कौमा, उत्पाद या उत्प्रेरक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में, भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित हो, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, विषमांगी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आपको निष्कर्ष समझ में आ गया होगा। इसके अंदर क्या था, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक एक जैसी अवस्था में है, जैसे N2,3H2 और 2NH3, सबकी जो है वो अवस्थाएं कैसी हो गई, समान हो गई। लेकिन उसके अंदर, उस अभिक्रिया के अंदर क्या हो गया, उस अभिक्रिया के अंदर आपका अभिकारक है, उत्पाद है, उत्प्रेरक है, इन सब की भौतिक अवस्थाएं जो है वो डिफरेंट होंगी। यानी हो सकता है कि अभिकारक की कुछ अवस्था हो, इससे अलग उत्पाद की हो, इन दोनों की सेम हो लेकिन उत्प्रेरक की अलग अलग हो। ज़रूरी नहीं उत्प्रेरक हो ही, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, तो वहाँ अपने को देखना पड़ता है कि उसकी कंडीशन कैसी है। तो कुल मिला के जब भिन्नता हो, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, एग्जाम्पल की बात करूं, कार्बन जो है, कार्बन, इसकी क्रिया, कार्बन की क्रिया, या कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCl,
CO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये अपना परिचित भी है, देखा हुआ, अभी जानते भी इसके बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2। ठीक है, इसको गर्म करने पर ये प्राप्त हो रहा है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट तो है वो है ठोस अवस्था में, कैल्शियम ऑक्साइड है ये ठोस अवस्था के अंदर, लेकिन जो CO2 है वो किस अवस्था के अंदर होगी? गैस अवस्था के अंदर। ठीक है, तो वो डिफरेंस दिख गया होगा आपको। देखो यहाँ सारा गैस गैस और गैस, सब सारी प्रक्रिया एक ही अवस्था में है, लेकिन यहाँ ये ठोस है, ये ठोस है, लेकिन ये किस अवस्था में आ गई? गैस अवस्था में। तो यहाँ भिन्नता हो गई, अवस्था भिन्न भिन्न हो गई, एक जैसी अवस्था नहीं है। ये ठोस और ये भी ठोस होता तो कैसी होती है? समांगी। लेकिन ये ठोस है, लेकिन ये किस अवस्था में आ गई? गैस अवस्था में। तो ये अवस्था कैसी हो गई? विषमांगी। ये ठोस, लेकिन यहाँ उत्प्रेरक रखा हुआ वो गैस में हो गया या आपका द्रव अवस्था में हो गया, तब उस कंडीशन में भी ये कैसी होगी? विषमांगी। तो जहाँ अवस्था में भिन्नता दिख जाए वो अभिक्रिया कौन सी? विषमांगी। और जहाँ सब अवस्था एक जैसी हो वो कैसी होगी? आपकी समांगी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट टाइप हो गया, भौतिक अवस्था के आधार पर समांगी अभिक्रिया और विषमांगी अभिक्रिया। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट टाइप। अब बात आती है सेकंड टाइप की, दूसरा प्रकार। जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, उसके दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा जो प्रकार है अपना वो है अभिक्रिया की दिशा के आधार पर, कि अभिक्रिया जो है वो किस दिशा में संपन्न होती है। तो सेकंड टाइप डालेंगे दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया, दिशा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया, इसकी बात करें तो बेटा तो दिशा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया जो है इसको समझें। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ। दिशा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया अपने पास जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। अब दिशा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? वो है, एक तो है अपन जनरली इसको अप्रोक्सीमेट इसके बारे में जानकारी हो जाती है अपने को 8th या 9th क्लास से। दिशा के आधार पर अपने पास रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो 2 टाइप्स की है। एक तो होती है उत्क्रमणीय और एक होती है अनुत्क्रमणीय। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, इसकी बात करें, इन दो शब्दों को समझें। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वो अभिक्रिया होती है जिसमें आपने जो अभिकारक लिया है, ठीक है, जो अभिकारक आपने काम में लिया है, और जब अभिक्रिया संपन्न होती है और उससे क्या बन गया? आपका उत्पाद बन गया। तो जो उत्पाद बना है, जो आपने अभिकारक लिया था, अगर वो दोनों एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं कि अभिकारक से उत्पाद बन गया, उत्पाद से वापस अभिकारक बन गया, अगर ऐसी कंडीशन संपन्न होती है कि अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद की ओर चल रही है और वापस उत्पाद से अभिकारक की ओर आ रही है, आगे की ओर भी जा रही है और पीछे की ओर भी आ रही है। आगे का मतलब क्या होता है? आगे का अर्थ क्या होता है? अभिकारक से उत्पाद की ओर चलना, और पीछे का अर्थ क्या होता है? उत्पाद से अभिकारक की ओर आना। ठीक है, यानी जिसे मैं कहता हूँ अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया। जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है वो तो कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वो होती है जिसमें आपने जो अभिकारक काम में लिया है वो अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है और वो उत्पाद पुनः कभी भी किसी भी परिस्थिति के अंदर वापस अभिकारक में कन्वर्ट नहीं होता है, यानी वो स्थायी हो गई वो प्रक्रिया। अभिकारक से उत्पाद बनना स्थायी प्रोसेस है। जैसे उदाहरण के लिए लोहा है, अब लोहा सबने देखा है, तो लोहे को आपने देख लिया कि लोहा किस अवस्था में है, बिल्कुल फ्रेश लोहा है, उसको आपने देख लिया किस अवस्था में है। अब आपने उसको कुछ समय के लिए खुले वातावरण में रख दिया, वायु की उपस्थिति में रख दिया, और नमी, वायुमंडल के अंदर नमी है उसके अंदर रख दिया। आप 2 या 4 महीने बाद में देखते हो तो क्या होता है? लोहे के ऊपर जंग लगती है। क्या ये हो सकता है कि जंग से दोबारा लोहा बना लिया जाए? ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो जब आप उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते, वो अभिक्रियाएं यानी फिक्स हो गई, स्थायी हो गई, वो अभिक्रिया जो है वो कहलाती है आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। या फिर जैसे आपका दूध है, दूध से आपने क्या बनाया? दही बनाया। तो क्या आप दोबारा दही से दूध बना सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
अब इनकी दोनों की रासायनिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग अलग है। ये फिक्स स्टेबल हो गया, दूध से दही बन गया, ये स्टेबल हो गया, स्थायी हो गया। अब इस चीज़ को आप दोबारा रिवर्स नहीं ला सकते। वो सारी प्रक्रियाएं कौन सी होती है? अनुत्क्रमणीय, यानी ऐसे विक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलेंगी, आगे से आगे की ओर चलेंगी, यानी अभिकारक से उत्पाद की ओर चलेंगी। तो जो अभिकारक से उत्पाद की ओर चलती है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है आपकी अनुत्क्रमणीय। और जो अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक में आएगी वो कहलाती है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब इसके कुछ गुण हैं तो वो साथ साथ लेकर चलेंगे। तो यहाँ जो है वो दिशा के आधार पे बात करूँ तो रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा हुआ है। तो इसमें अपने पास दो कॉलम हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा उत्क्रमणीय, बहुत से गुण है इसके, ये नहीं है, मैंने तो ये समझा है टाइप की उत्क्रमणीय क्या है और अनुत्क्रमणीय क्या है। और दूसरी है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये दो टाइप हो गए। अब इनकी परिभाषा डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें लिखा जा सकता है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी उत्क्रमणीय की बात करें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद में तथा उत्पाद पुनः अभिकारकों में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? तो इसके लिए दे सकते हो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद पुनः अभिकारकों में परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसे किस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हो आप? एग्जाम्पल की बात करूं, N2 प्लस 3H2, इससे बन गया ट्वाइस NH3। N2 मेरे पास गैस अवस्था में है, H2 गैस अवस्था में है और ये गैस अवस्था में है। ठीक है, तो अभिकारक उत्पाद मेरा गैस अवस्था में, एक तरीके से ये समांगी अभिक्रिया का टाइप भी हो गया, तीनों अवस्थाएं सेम है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जो अभिकारक है उस अभिकारक, ये दोनों क्रिया करते हैं, इससे क्या बन रहा है? उत्पाद, अमोनिया बन रही है। तो ये अभिक्रिया आगे की ओर भी चलती है, अभिकारक से उत्पाद बन गया। इस अमोनिया को आप उचित परिस्थितियां देकर, वो आपका ताप, दाब, आयतन जो भी हो, उचित परिस्थिति देकर आप इस अमोनिया को पुनः जो है किस में वियोजित कर सकते हो? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा अमोनिया बना सकते हो और अमोनिया के द्वारा आप पुनः जो है वो N2 और H2 प्रयुक्त कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। तो इसके द्वारा इसका निर्माण और इसके द्वारा इसका निर्माण, ठीक है, तो इनके द्वारा इसका निर्माण और इसके द्वारा पुनः इसका निर्माण। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, जब इंटरचेंज होती रहती है, वो प्रक्रिया हो गई आपकी उत्क्रमणीय। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया को जो है वो इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इस चिन्ह के द्वारा। ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का प्रतीक है। अब आ जाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है जिसके अंदर अभिक्रिया केवल हमेशा आगे की ओर ही चलेगी, ठीक है, आगे की ओर ही बढ़ेगी, अभिकारक से उत्पाद की ओर ही संपन्न होती है, वो अपनी होती है आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करूं मैं, जिंक है, जेडन है, इसकी क्रिया मैंने O2 से करवाई तो इससे बन गया मेरे पास, या ऑक्सीजन से करवाता हूँ, इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो बन गया जिंक
ऑक्साइड ZnO। अब यहाँ जो है इसके 2 मोल्स कहाँ में आते हैं, तो ये हो गया ट्वाइस ZnO, जिंक ऑक्साइड। अब ये अभिक्रिया, इसमें ये सॉलिड अवस्था में है, ये गैस अवस्था के अंदर है और ये सॉलिड अवस्था के अंदर है। वो अभिक्रिया किस टाइप की हो गई, विस्मांगीय अभिक्रिया। अब विस्मांगीय अभिक्रिया मैंने पहले ही बताया था कि अवस्थाएं क्या होती है, चेंज होती हैं। अब इसमें मैंने केवल रो का निशान दिखाया कि इन अभिकारकों के द्वारा ये जो बन गया, इसका जो ऑक्सीडेशन हो गया वो स्टेबल है, फिक्स है। अब उसके द्वारा आप पुनः इस चीज़ को नहीं बना सकते। हाँ, ये है कि अपवाद होता है, इंसान खुरापाती होता है, वो ये कहे नहीं सर इस चीज़ को ऐसे ऐसे ये करके तोड़ मरोड़ के ये चीज़ बनाई जा सकती। कुछ चीज़ें अपवादित होती हैं जिनका निर्माण किया जा सकता, वो एक अलग कहानी होती है। मुझे यहाँ केवल ये प्रोसेस समझाना है कि अभिकारक से उत्पाद बन गया, आप उस उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं ले सकते। वो अभिक्रिया कौन सी होती है, आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे इस दूध से क्या बन गया, आपका दही बन गया, ठीक है। तो आप क्या दही से वापस दूध बना लोगे, संभव नहीं है। तो ये प्रक्रिया कैसी हो गई आपकी, अनुत्क्रमणीय। इसमें क्या मैंने मिला दिया, उत्प्रेरक मिला दिया, रासायनिक अभिक्रिया को वेग बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक मिला दिया, इसमें खटाई जामन डाल दिया, तो ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो क्या होती हैं, आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्लियर, ये इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें इसमें, ये आपका इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करूँ यहाँ, यह है अभिक्रिया। अब यह निष्कर्ष हो गया, यह है अभिक्रिया। अब इस चीज़ को देखकर ही बताएंगे सारी चीज़ें। यह है अभिक्रिया दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में संपन्न, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। और यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा, एक ही दिशा अग्र दिशा में संपन्न होती है, संपन्न होती है अग्र दिशा में। इसमें क्या हो गया, ये तो कौन सी है, इधर से इधर की ओर चलना, ये तो कौन सी हो गई, अग्र, और इधर से इधर की ओर आना, ये कौन सी हो गई, इसकी पश्य। तो ये जो अभिक्रिया है वो अग्र और पश्य दोनों दिशाओं में जो है वो संपन्न होती है। लेकिन ये अभिक्रिया जो है वो किस में चलेगी, केवल हमेशा अग्र दिशा में चलेगी। तो ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। अर्थात यहाँ कर सकते हो, अर्थात अग्र दिशा व पश्य दिशा, पश्य दिशा में संपन्न होती है। तो यहाँ समझिए इसका अर्थ, अग्र दिशा और पश्य दिशा से क्या तात्पर्य है। अग्र दिशा अभिकारक से उत्पाद और पश्य दिशा उत्पाद से पुनः अभिकारक। तो ये दोनों दिशाओं में चलेगी, ये केवल अभिकारक से उत्पाद की ओर चलेगी। ये आपका इसका सेकंड, इन दोनों में डिफरेंस हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। ये बड़ा ट्रू फॉल्स में आती है ये चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें तीसरे अंतर की बात करें, तो तीसरा जो है कि उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया है, इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के होने के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है उसकी बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि किस कंडीशन में उत्क्रमणीय अभिक्रिया को जो है वो प्राप्त किया जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कथन है इसका। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है बेटा, इसको केवल एक ही परिस्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। वैसे अपने पास दो परिस्थितियां हैं तुलना के लिए, तो उन दो में से एक में उत्क्रमणीय मिलेगी और एक में अनुत्क्रमणीय मिलेगी। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा बंद पात्र में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया को केवल बंद पात्र में ही संपन्न करवाया जा सकता है। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है इसको बंद पात्र में संपन्न नहीं करवाया जा सकता। ये जो अभिक्रिया खुले पात्र में संपन्न होती है, ठीक है। अब ये खुले पात्र से मतलब ये है कि अगर मुझे ये कहा जाए कि जल है मेरे पास, दोनों पात्रों में जल है, अब दोनों पात्रों में जल है जिसमें एक पात्र में जो जल रखा हुआ उसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया और दूसरे पात्र में जो जल है वो खुली अवस्था के अंदर है, ठीक है।
अब दोनों को मैंने गर्म करना शुरू किया। अब जब दोनों को मैं जैसे ही गर्म करना शुरू करता हूँ तो जो खुला पात्र है उसमें क्या होगा कि जल क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, और वो वाष्पीकृत होकर कहाँ जाएगा, वायुमंडल में मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो मैं गर्म कर रहा हूँ और बंद है उसमें क्या होगा, वो जल वाष्पीकृत होगा, और जैसे ही वो वाष्पीकृत होगा तो वाष्प की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ उस पात्र की दीवार से टकराकर उसमें फिर प्रक्रिया हो जाएगी संघनन की, और द्रव की बूंदों के अंदर परिवर्तित हो जाएगी और वापस कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव के अंदर। तो द्रव से वाष्प, फिर वाष्प से पुनः द्रव, ये उस पात्र के अंदर ये प्रक्रिया घूमती रहती है, ठीक है। लेकिन जो खुला पात्र था उसके अंदर जो है वो द्रव से वाष्प बन गया और वो परमानेंटली बाहर वायुमंडल से उस पात्र से बाहर हो गया। ये थोड़ी है जो बाहर हुआ वापस घूम के द्रव बन के उस पात्र में आके गिरेगा, ये तो है ही नहीं ना। तो वो जो प्रक्रिया है, तो ऐसी प्रक्रिया जो है वो कहाँ है, अनुत्क्रमणीय में। जो खुले पात्र में हो रही है वो है अनुत्क्रमणीय, और जो बंद पात्र में हो रही है वो कैसी है, आपकी उत्क्रमणीय। तो इस अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए पात्र का बंद होना अति आवश्यक है, और ये अभिक्रिया जो संपन्न होती है वो खुले पात्र में संपन्न होती है। तो अगला पॉइंट हो गया, यह अभिक्रिया बंद पात्र में संपन्न होती है। इसमें ले सकते हो, यह अभिक्रिया खुले पात्र में संपन्न होती है। खुले पात्र में संपन्न होती है। अब यहां देखो, अगले पॉइंट की बात करूं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो आपका अभिकारक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो कभी भी पूर्ण रूप से उत्पाद में नहीं बदलेगा। कथन ध्यान से सुनना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक जो है वो पूर्ण रूप से कभी भी उत्पाद में नहीं बदलेगा, क्योंकि उत्पाद वापस क्या होता है, अभिकारक में बदलता रहता है। तो इंटरचेंज होता है, क्योंकि दोनों तरफ चलती है अभिक्रिया, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक। तो कभी भी इस अभिक्रिया में, उत्क्रमणीय में, अभिकारक कभी भी पूर्ण रूप से उत्पाद में नहीं बदलता है। लेकिन जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसके अंदर जो अभिकारक है वो लगभग बोल रहा हूँ मैं, लगभग पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने लोहे को खुला छोड़ा वातावरण के अंदर, आप उसको एक बहुत लंबे समय के बाद में उस लोहे को जाकर देखोगे तो वहाँ आपको लोहा मिलेगा ही नहीं। उस लोहे में कुछ हो सकता है आंशिक मात्रा लोहे की मिल जाए, बाकी वहाँ आपको क्या मिलेगी, जंग मिलेगी। उसकी पूरी अवस्था ही चेंज हो गई, वहाँ लोहा नहीं मिलेगा आपको। तो लगभग क्या है, वो लोहा किसके अंदर परिवर्तित हो गया, जंग के अंदर परिवर्तित हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया जो है वो लगभग अभिकारक से उत्पाद में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है, लगभग पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट हो गया अपना, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारक, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारक पूर्णतया उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन इसमें इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारक लगभग पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित होता है, लगभग पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित होता है। अब यहाँ एक जो चीज़ आती है वो अगले पॉइंट की बात करूँ, जो चीज़ के बारे में जिक्र करूँगा मैं, अपने पास जो है
वो अम्ल और क्षार होते हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षार किस प्रकार के होते हैं? देखो, अम्ल जो होता है वो होता है अपने पास प्रबल अम्ल भी होता है और दुर्बल अम्ल भी होता है। ऐसे ही प्रबल क्षार भी होता है और दुर्बल क्षार भी होता है। तो जब इनकी मिक्सिंग की जाती है, ठीक है, कि आपने प्रबल अम्ल के साथ, यहाँ सेंटेंस सुनना, जब इनकी मिक्सिंग होती है एक दूसरे में, आपने प्रबल अम्ल के साथ आपने प्रबल क्षार मिलाया एक समूह, आपने प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार मिलाया, आपने दुर्बल अम्ल के साथ प्रबल क्षार मिलाया, ठीक है, और दुर्बल अम्ल के साथ आपने दुर्बल क्षार मिलाया। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन हो गया 4 टाइप का। क्लियर? कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना। प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, दुर्बल क्षार है। इन चारों की मिक्सिंग की जाएगी तो 4 टाइप बनेंगे। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, 4 टाइप हो गए। अब कथन ये आता है कि इन 4 टाइप में से किस प्रकार की अभिक्रिया, इन चारों में से किस प्रकार की अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और किस प्रकार की अभिक्रिया इन चारों में से अनुत्क्रमणीय होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो आपका प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, ध्यान से सुना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, इन दोनों की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी वो सदैव अनुत्क्रमणीय प्रकार की होगी। 4 टाइप थे, उन 4 टाइप में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया सदैव अनुत्क्रमणीय प्रकार की होती है। अब बचे 3 टाइप, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार। पहला टाइप दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। ये जो 3 टाइप हैं, इन 3 टाइप की उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। समझ में आ गया? तो 4 टाइप हैं, 4 टाइप में से प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अनुत्क्रमणीय, बाकी शेष अन्य 3 टाइप की जो अभिक्रियाएं हैं वो सारी की सारी किस में जाएगी? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के अंदर। तो यहाँ नीचे पॉइंट दिया जा सकता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ इस जगह। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रियाओं को छोड़कर अन्य शेष सभी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। कथन ध्यान से देखना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रियाओं को छोड़कर, यानी इन दोनों की अभिक्रियाओं को छोड़कर अन्य से सभी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। अन्य से सभी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। छोड़ा किनको जाएगा? इसको, प्रबल अम्ल और यहाँ लिखिए प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की, प्रबल क्षार की इन अभिक्रियाओं को। तो इस अभिक्रिया को छोड़कर अन्य शेष जितनी भी होगी वो सारी कैसी होंगी? उत्क्रमणीय होंगी। क्लियर है? ठीक है। और ये आखिरी पॉइंट इसमें, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये इनका अगला अंतर। तो ये आपको टाइप मालूम हो गया किस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो संपन्न होंगी। और एक आखिरी अंतर की बात करूं, आखिरी अंतर के लिए जो है मैं ऊपर लेऊंगा, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया
साम्य अवस्था को प्राप्त करती हैं, साम्य अवस्था में होती हैं, इनकी बात करें। और जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ये साम्य अवस्था में नहीं होती है। तो इसका अगला पॉइंट दिया जा सकता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, यह साम्य अवस्था को, यह साम्य अवस्था को प्राप्त करती है, यह साम्य अवस्था को प्राप्त करती हैं। और इसमें दिया जा सकता है यह साम्य अवस्था को, यह साम्य अवस्था को प्राप्त नहीं करती, नहीं करती हैं। ठीक है, साम्य अवस्था जो है वो लगभग प्राप्त होती है कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया में, इनमें जो परिवर्तन की दर है वो लगभग क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। आप अभिकारक और उत्पाद में परिवर्तन का अर्थ निकाल नहीं सकते कि कब अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, कब उत्पाद अभिकारक में आ रहा है। तो इनके एक दूसरे में बदलने की जो दर है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, फिक्स हो जाती है। वो अवस्था कहलाती है साम्य अवस्था। तो यहाँ साम्य अवस्था जो है प्राप्त होती है, जबकि यहाँ साम्य अवस्था प्राप्त नहीं होती है। तो ये जो अपने हैं वो दिशा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप हो गए उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। तो यहाँ ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी बात कर रहा था मैं, ये साम्य अवस्था की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें एक चीज़ और आती है, उसको दे सकता हूँ, वैसे याद नहीं रखो तो चलेगा। इसमें जो है सभी तापीय वियोजन, सभी तापीय वियोजन बंद पात्र में होते हैं, सभी तापीय वियोजन बंद पात्र में होते हैं। और इसमें दे सकते हो कि सभी तापीय वियोजन, वैसे याद रखो तो ठीक है, नहीं अदरवाइज चलेगा, क्योंकि ये बंद पात्र में होती है अभिक्रिया, ये किस में होती है, खुले पात्र में। इसमें दे सकते हो सभी तापीय वियोजन खुले पात्र में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है ये अपना उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में डिफरेंस, अंतर भी खत्म हो गया। तो ये आपका सेकंड टाइप हो गया दिशा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया। तो फर्स्ट टाइप हो गया, वो हो गया आपका भौतिक अवस्था के आधार पर समांगी विषमांगी। सेकंड हो गया आपका दिशा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये आपका पोर्शन खत्म है। अब इसमें दो टाइप्स और बचे। उन दो टाइप्स को, रासायनिक अभिक्रियाओं की है वो प्रक्रिया कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो इसमें दो टाइप और हैं, ये दो हो गए, दो और हैं। उन दो को अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।